बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी, जिसमें हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम, हमारे पास पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम और इसी तरह सर्कुलर मोशन, ये तीनों मोशन हमने देखी। ये तीनों हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होती हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास बॉडीज़ ऑसिलेटरी मोशन में होती हैं तो हम उनकी मोशन को ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम उसको ग्राफ के ज़रिए देख लेते हैं, हम उसकी मोशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने से पहले आपको ऑसिलेटरी मोशन का, बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, उसके ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी जब होती है तो उसका ग्राफ किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास किस तरह ग्राफ बनता है। अच्छा, जब हमारे पास हम सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में जब हम मोशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉडी को, सिंपल पेंडुलम को पकड़ के हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से हमारी मोशन स्टार्ट होती है। हम एक्सट्रीम पोजीशन से अपने पेंडुलम को रिलीज कर देते हैं। फिर पेंडुलम क्या करता है, मीन पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो जब हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है। तो हम फॉर एग्जांपल पेंडुलम को नेगेटिव एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। जब हमारे पास ग्राफ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, हमारे पास जो पेंडुलम है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, उस टाइम हमारा टाइम कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, उस टाइम हमारे पास बॉडी ने अभी डिस्प्लेसमेंट कवर करना या टाइम उसका अभी हमने स्टार्ट नहीं किया होता। तो जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं हम टाइम भी मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब बॉडी को हम रिलीज़ करते हैं तो बॉडी किस तरफ जाती है, मीन पोजीशन की तरफ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हम उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे लेके गए थे। वहाँ से अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो मीन पोजीशन पे पहुँच के हमारे पास, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे पहुँच के हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर मीन पोजीशन पे वो जाके रुकता नहीं है, वो क्या करता है, आगे की तरफ जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है। फिर क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारे जो सिंपल पेंडुलम है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, लेकिन फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। तो वहाँ से फिर क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मीन पोजीशन से फिर वो तेज़ी से गुजरेगा और सीधा किस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से जब बॉडी शुरू हुई और वापस यहाँ तक आई तो उसने क्या किया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, एक दफ़ा वन वाइब्रेशन उसकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान जो उसने टाइम लगाया वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी क्योंकि ऑसिलेट करती रहती है, रुकती नहीं है, तो हमारे पास ग्राफ क्या करता रहेगा, कंटिन्यू आगे चलता रहेगा इस तरह। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, टाइम भी हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अच्छा, इस ग्राफ में हमारे पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं इसको हम, एम्पलीट्यूड। ये ऊपर लिखा भी हमारे पास ऊपर लिखा भी हुआ है। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड ही असल में हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि हम पेंडुलम को पकड़ के कितना दूर लेके गए थे मीन पोजीशन से, हम पेंडुलम को पकड़ के जितना दूर लेके जाएंगे उतना ही उसका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। या अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम उस मैस को मीन पोजीशन से खींच के कितना दूर लेके गए थे, तो हमने उसको कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया, वही हमारे पास क्या कहलाता है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ग्राफ में एम्पलीट्यूड हमारे पास किस तरह शो होता है, ये जो हमारे पास हाइट होती है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जो ग्राफ की हाइट होती है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो
डिस्टेंस है, ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम का एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी, और ये हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी। तो पॉजिटिव जो साइड थी, उस साइड पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो एक्स नॉट था। नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास एक्स नॉट ही होगा। सिर्फ डैश हम किस लिए जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमने उसका थोड़ा सा नाम तब्दील कर दिया, लेकिन है हमारे पास ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी, इसको भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मेजर करना हो तो आप यहाँ से यहाँ तक इस ग्राफ की जो वैल्यूज़ हों वो मेजर कर लें, वो आप वही हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। चाहे आप ये मेजर करें चाहे आप ये मेजर करें, दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे, उसके एम्पलीट्यूड ही कहलाएंगे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने के लिए। तो एम्पलीट्यूड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास डैम्पिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को ऑसिलेट करवाते हैं, रियल जो केसेस होते हैं हमारे पास, रियल लाइफ में केसेस जो होते हैं, उन केसेस में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी डिसिपेशन होती है, एनर्जी ज़ाया होती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है, और बहुत सी हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं जो हमारी ऑसिलेटरी बॉडी को सारी ज़िंदगी ऑसिलेट नहीं करने देती, बल्कि कुछ टाइम ऑसिलेट करने देती हैं और कुछ टाइम के बाद उस ऑसिलेटरी बॉडी की एनर्जी को ज़ाया कर देती हैं। और ज़ाया होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास वो ऑसिलेटरी मोशन, बॉडी जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद उसकी ऑसिलेटरी मोशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम इज़ डिसिपेटेड, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास सिस्टम की ऑसिलेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, उस सिस्टम की अगर हमारे पास एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग। एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब एनर्जी ज़ाया हो रही है। जब पेंडुलम हमारे पास ऑसिलेट कर रहा होता है तो हमारे पास उसकी जो मोशन होती है उसको एयर रेजिस्टेंस रोक रही होती है, उसकी एनर्जी को एयर रेजिस्टेंस क्या कर रही है, ज़ाया कर रही है। तो उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही है, हीट की फॉर्म में ज़ाया हो सकती है, साउंड की फॉर्म में ज़ाया हो सकती है, या किसी और एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी जो है वो सिस्टम की, ऑसिलेटिंग सिस्टम की आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रही होती है। तो इस जो हमारे पास डिक्रीजिंग एनर्जी डिक्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डैम्पिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास रियल लाइफ में जितने भी हमारे पास पेंडुलम्स होते हैं, आपने देखा होगा वो सदा हर वक्त और सारी ज़िंदगी ऑसिलेट नहीं करते रहते, बल्कि जब तक उनके पास एनर्जी है वो ऑसिलेट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनकी जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शंस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ऑसिलेशन उनकी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और उनकी ऑसिलेशन रुक जाती है, वो दोबारा रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम को उठा के, पेंडुलम को उठा के अगर आप वैक्यूम में लेके जाते हैं या स्पेस में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको ऑसिलेट कर देते हैं तो वो सारी ज़िंदगी ऑसिलेट करता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको रोकने वाली कोई फोर्स मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी वहाँ पे उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, ना वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ना वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन है, ना हीट लॉस होगा, ना साउंड लॉस होगा, साउंड की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी लॉस होगी। तो हमारे पास क्या कर देगा, पेंडुलम सारी ज़िंदगी ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, वो हमारे पास ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जबकि डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सी होती है, जो रियल लाइफ रियल केसेस में होती है। हमारे पास पेंडुलम को हम ऑसिलेट करके छोड़ देते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी ज़ाया होती है और उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। मेन चीज़ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो डैम्पिंग का प्रोसेस क्या होता है ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। ऑसिलेशन वेयर द एम्पलीट्यूड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर विद टाइम आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जो सिस्टम का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, हम जब पेंडुलम को पकड़ के मैक्सिमम पे लेके जाते हैं तो शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा होता है, यूँ
ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसकी ऑसिलेशन कम होती रहती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और एक वक्त आता है कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी सारी की सारी एनर्जी ज़ाया हो चुकी होती है। एयर रेजिस्टेंस ने उसकी सारी की सारी एनर्जी को ज़ाया कर दिया होता है हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में। तो क्या होता है कि फिर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करते करते उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है और वो हमारे पास रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है। और इसी एम्पलीट्यूड के जो ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज हो रहा होता है तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्राफ था, ये जो हमने पहले देखा था, ये ग्राफ हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये लिखा भी हुआ नीचे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कि जब हमारे पास बॉडी में किसी कोई भी रेजिस्टिव फोर्स, बॉडी जब ऑसिलेट कर रही हो उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट ना कर रही हो, कोई भी डी एक्सेलरेटिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना कर रही हो जो उसको डी एक्सेलरेट कर रही हो या उसके एम्पलीट्यूड को कमज़ोर कर रही हो। ठीक है। ना एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो, ना ही फ्रिक्शन मौजूद हो, ना ही कोई ऐसी हमारे पास फोर्स मौजूद हो जो उसकी एनर्जी को डिसिपेट करे, ज़ाया करे, तब हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी वो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। जिसका मैंने कहा था स्पेस में या वैक्यूम में हमारे पास जो ऑसिलेशन होगी वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। उसमें हमारे पास जो पेंडुलम है या कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी है वो सारी ज़िंदगी एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करती रहेगी, उसका एम्पलीट्यूड कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है। इस तरह वो, ये आप देख सकते हैं हमारा ग्राफ बिल्कुल एम्पलीट्यूड यहाँ पे इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं, इस टाइम पे भी आप देख सकते हैं, हमारे पास हर टाइम पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें हमारे पास थ्रू आउट हमारे पास उसका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटरी बॉडी का वो चेंज ना हो, डिक्रीज ना हो, तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये देख सकते हैं आप। शुरू में क्या था हमारे पास, शुरू में बॉडी के पास बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड था, ये हमारे पास एक्स नॉट क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, आप देखें इस पोजीशन पे आप देखें, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड को देखें आप, और इस एम्पलीट्यूड को देखें, या आप अगर इस एम्पलीट्यूड को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो ये तमाम एम्पलीट्यूड देख रहे हैं आप, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बहुत मैक्सिमम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अब डैम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है, हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस आ गई हैं, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन या दीगर फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर, और वो उसकी एनर्जी को क्या कर रही हैं, ज़ाया कर रही हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हैं। ठीक है। पहले हमारे पास बॉडी के पास सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी उसके पास मौजूद थी वो ज़ाया हो रही है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, या किसी और एनर्जी की फॉर्म में। तो एनर्जी ज़ाया होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो ऑसिलेशन उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा, डिक्रीज़ होता है। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा पेंडुलम पहले तेज़ी से ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन कमज़ोर होती जाएगी, और होते होते कुछ वक्त के बाद हमारे पास क्या होगा, उसकी ऑसिलेशन रुक जाएगी। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का वो इस तरह का होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है, और करते करते क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ वक्त गुजरने के बाद हमारे पास उस बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और हमारे पास फिर क्या होता है, बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में नहीं रहती, वो रुक जाती है, स्टॉप्ड हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी ऑसिलेशन को जिसमें हमारे पास बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ डिक्रीज़ कर रहा हो, कम हो रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो, एनर्जी उसकी कम होती जा रही हो, तब उस ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन को हम रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, रियल एप्लीकेशंस में। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास डैम्पिंग की,
तो डैम्पिंग को हम इस्तेमाल करते हैं शॉक एब्जॉर्बर में। जैसा कि आपने देखा होगा कि कार्स और हमारे पास मोटरसाइकिल में इस तरह का एक स्प्रिंग लगा होता है उसके टायर के साथ, ठीक है, जिसे हम शॉक भी कहते हैं, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर असल लफ्ज़ हमारे पास होता है शॉक एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर आपने देखा होगा हमारे पास टायर मोटरसाइकिल के अगले टायर के साथ भी लगे होते हैं और मोटरसाइकिल के पिछले टायर के साथ भी लगे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका मकसद होता है कि हमारे पास जब कोई जंप आ जाता है या कोई गहरी खाई आ जाती है, कोई खड्डा आ जाता है जब हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जब बॉडी कोई कार या मोटरसाइकिल उस जंप या उस बम्प के ऊपर से गुजरता है तो क्या होता है, ओसिलेट करना शुरू हो जाती है बॉडी, ठीक है। अगर हमने शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगाए होंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसकी ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वो जो ऑसिलेशन हमारे पास क्रिएट हुई थी जंप की वजह से, उस ऑसिलेशन को शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब करके छोटे छोटे हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता करके उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ करते करते उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। अगर हम शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगाते तो क्या होगा कि हमारे पास जब झटका लगेगा तो एक इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड हमारे पास एक वेव जनरेट होगी और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है गाड़ी को। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं कि जब हमारे पास हाई एम्पलीट्यूड का जंप आता है, जब हमारे पास गाड़ी किसी खड्डे में लगती है या जंप के ऊपर से तेज़ी से गुजरती है तो जो हाई एम्पलीट्यूड की वेव्स जनरेट होती हैं, तो शॉक एब्जॉर्बर क्या कहते हैं, उस हाई एम्पलीट्यूड को एब्जॉर्ब करके आहिस्ता आहिस्ता उसको डिक्रीज़ करते रहते हैं, करते करते हमारे पास उसकी ऑसिलेशन ज़ीरो पे आ जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी एप्लीकेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो ये हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।